जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश है, उसको कैसे जगाओ? समाज जिंदा लाशों का है। मुसलमानों को भी तो यही लोग कहते हैं ना, जिनको संघर्ष करने की आदत नहीं, लाशें उठाना उनका मुकद्दर होता है। ये मुकद्दर में है, ये तकदीर में है। इसीलिए कांशीराम जी भी बार बार कहते थे कि जगाओ उसे जिसका मुर्दा नहीं बना, जो जिंदा है लेकिन वो भी मरा हुआ नहीं है। ऐसे कोई जलाया जाता है जो जिंदा है लेकिन मुर्दा है, उसको जगाया नहीं, उसको जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है। अगर गलत तरीके की लीडरशिप है तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का कार्य करता तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का राइटर है तो जलाना जरूरी है, अगर गलत तरीके का स्कॉलर है, ओरेटर है, तो उसको समाज में भी और आंदोलन में भी जलाना जरूरी है, क्योंकि वो जिंदा मुर्दा है और जिंदा मुर्दा कोई काम नहीं करते। और इसीलिए जब उत्तर भारत के तरफ में कई सारी एक बड़ी विरासत है, क्यों ना इस विरासत को ठीक ठाक करें, क्यों ना करें? ठीक है, आज तक किसी और की जिम्मेदारी थी, मान लो रतनलाल की जिम्मेदारी थी, बेचारे ने कोशिश की, जितना बनता है कर सकता है किया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। अब तुम्हारा लाइब्रेरी में बैठने का समय हो गया, तुम्हारा बेहतरीन फोटो बनाते, चाहे तो उसको हार डालते, ठीक है, तुम कहते हो तो बाद में डालो तो बाद में डालते, लाइब्रेरी में बैठते, म्यूजियम में बैठते, हर एक का अपना वक्त होता, वक्त खत्म हो गया। सुनील गावस्कर क्या ओपनिंग बैट्समैन अभी बनेगा क्या? तुम्हारा वक्त था, तेंदुलकर तुम अपने वक्त के हीरो थे, अब तुम्हें कोई इंडियन टीम में नहीं देगा, समय के साथ चलना पड़ता है और इसीलिए नेता भी समय के साथ बदलना पड़ता है, पार्टी भी बदलनी पड़ती है और आंदोलन भी बदलना पड़ता है। एक ही नेता, एक ही आंदोलन और एक ही ढांचा, इसको डायनामिज्म नहीं कहते, इसको स्टेटस क्वो कहते हैं। और आंदोलन तो गतिमान होता है, नेता तो गतिमान होता है, संघर्ष भी गतिमान होता है और ये समय के साथ चलने वाला होता है, तो वो अपने मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए मुझे कोई ने कहा कि भाई मायावती जी ठीक नहीं किया, क्योंकि उत्तर भारत में फिर घूमकर भैया। मैंने कहा ठीक है, कोई गलती नहीं। तो उसने मुझे फिर कहा नहीं कोई दवा नहीं है क्या मायावती? मैं बताया ना, मेडिसिन तो है, लेकिन मेडिसिन में तो एक्सपायरी डेट है, मेडिसिन है लेकिन उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो डेट ऑफ एक्सपायरी जिसकी खत्म हुई है उसकी बदनामी करने की जरूरत नहीं है। अरे अडवाणी देखो, उसने अपना योगदान दिया ना, पीछे गए ना, मुरली मनोहर जोशी ने अपना योगदान दिया, पीछे गए ना। तो हमें अपने बुझे हुए नेता को, चिरागों को पीछे रखने में दिक्कत क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप डायनामिक नहीं हो, इसका मतलब आप व्यक्तित्ववादी हो, आप इंडिविजुअलिस्टिक हो, आप व्यक्ति केंद्रित राजनीति करने वाले हो। और जो आदमी कभी व्यक्ति केंद्रित राजनीति करता है वो समाज के ऊपर उसकी नजर नहीं है, नजर व्यक्ति के ऊपर है। समाज व्यक्ति के ऊपर नहीं होना चाहिए, नजर समाज के ऊपर रहनी चाहिए। अंबेडकर ने कभी एक व्यक्ति को सामने नहीं रखा, समूचे भारत के शोषित समाज को सामने रखा। नजर वही होनी चाहिए, नजर वही होनी चाहिए। और इतनी बड़ी ब्रॉड बेस अगर पर्सपेक्टिव हम बिल्डअप करेंगे तो उत्तरी भारत कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पॉलिटिकल आंदोलन जल्दी सफल होता है, सोशल मूवमेंट चाहे देर ले सकती है, लेकिन पॉलिटिकल आंदोलन तो बहुत जल्दी खड़ा हो सकता है। और मुझे पृथ्वीराज जी कह रहे थे हरियाणा में तो लोकल बॉडी के चुनाव में क्या किया? मैंने कहा यार अभी तक पार्टी के फंक्शन नहीं हुए, इनॉग्रेशन नहीं बड़े पैमाने पे हरियाणा में हुआ, अब उसमें चुनाव लड़ने के से क्या होगा? तो पृथ्वीराज जी ने कहा
जमीन है, जमीन है अपनी। और बोले कौन सी जगह जमीन है? तो उन्होंने कहा फलाने जगह जमीन है। मैंने कहा असेंबली इलेक्शन के पहले है? हाँ बोले हाँ पहले है। मैंने पूछा कौन सी जगह है? तो उन्होंने जगह का नाम बताया। कौन सा चुनाव है? बोले मेयर का, एक सिटी के मेयर का चुनाव है। मैंने पृथ्वीराज से कहा कि बिना संगठन वगैरह भी चुनाव लड़ सकते, जीत सकते हैं? बोले कोई बात नहीं, नहीं जीते तो 2 नंबर पे तो रह सकते हैं। छलांग लगानी पड़ेगी, मौत आनी है कल, आज, परसों। उसका इंतजार करो कब आएगी, उसके इंतजार में रहो कब आने वाली है। 10 साल के बाद, 5 साल, मरना तो तय है ना, तो आज क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? और मरना मतलब ये नहीं है कि अपने आप को समाप्त करना। अरे कुछ पैदा करने के लिए मर जाना, मिट जाना, इससे और बढ़िया जिंदगी का लेवल क्या हो सकता है। और इसीलिए हमारे पत्रकार साथी समझ रहे कि कल माने साहब ने 6 बजे, आज भी बजेगी क्या? बिल्कुल नहीं। अब आपको आगे की बता रहा हूँ। बिहार एसपी ने कदम रखा, इरमावलन जी सुबह आए, इरमावलन जी और उनके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 MP, रतनलाल जी आए फाइट में। एक सिंबॉलिक लेवल पे कह रहा हूँ, 2 MP साउथ इंडिया के आपके पास, सिंबॉलिक लेवल पे 2 MP साउथ इंडिया के। उन्होंने कहा जो चाहिए करिए, हम साथ में। कल अपने पास एक MP आए थे आसाम से, ट्राइबल नवाब कुमार सरारिया। उन्होंने कहा जो चाहिए करिए। कितने MP हो गए? 3 हो गए। महाराष्ट्र में हम, मेरे पास 11 MLA है, जो 13 पार्टी का गठबंधन है। 11 MLA कम ताकत है, कम ताकत है क्या? अब शरद पवार के पास 11 बचे हैं कि नहीं, ये ढूंढना पड़ता है। मेरे पास 11 है। उसके बाद बचेंगे नहीं, जब खुद भेज रहा है पार्सल बना के बीजेपी में, और बाद में बेटी को भिजवा कर सेंटर के मिनिस्ट्री उसको दिलवाएगा, हो सकता है ये वो पॉसिबिलिटी। लेकिन जब पवार के पास 11 बचे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन डॉक्टर माने बिना अपने पार्टी का MLA होते हुए भी कह सकता है कि 11 MLA मेरे पास महाराष्ट्र में है। तो ये 11 हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ एक MLA है मंच पे, क्या उनको गिनना नहीं चाहिए? गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? आप हाथ उठा कर बताओ, गिनना चाहिए ना? बराबर। हमारे लिए टीवी डिबेट के लिए बेहतरीन आदमी चाहिए कि नहीं, जो दूसरे के कपड़े उतार दे, चाहिए कि नहीं? या रतनलाल को ऐसी जगह पे भेजना चाहिए कि नहीं, भेजना चाहिए कि नहीं? अरे मोदी के भी बाप है, हमें अपना जन समर्थन ले सकते, कौन सी बात है? अब कितने हो गए? 20 तो हो गए। या अभी के 2 दिन के बाकी और गिनत बहुत है। क्या देर लगी, क्या देर लगी? किसी शायर ने कहा है, रतनलाल जी, अगर दिमाग ना छीना गया, राजनीति तो दिमाग की है ना, ऐसा साधन बाद में है। ब्राह्मणों के पास क्या है? दिमाग है ना। अगर दिमाग ना छीना गया, अगर जुबान न छीनी गई, तो हम दुनिया बदल देंगे, हम दुनिया बदल देंगे। अरे दुनिया ही क्या, हम दुनिया के भगवान भी बदल देंगे। अब आप कहोगे दुनिया के भगवान कैसे बदलोगे भाई? तो संतोषी माता किससे आई थी, और आजकल कहाँ है संतोषी माता? ये पंजाब में डेरे वाले, ये है, ये बाबा, वो बाबा, कुछ अंदर कुछ बाहर, है ना?
यही तो भगवान बनाने वाली फैक्ट्री है ना। इनका पॉलिटिकल पावर का हाथ उठा दो, बेचारा आसाराम बन जाएगा। कहाँ है पैसा नहीं उसके पास, फॉलोअर नहीं। आज भी उसको जेल से बाहर कर दो, करोड़ों की लाइन लगेगी, लेकिन सलाखों के पीछे है ये पावर तय करती है, ये पावर तय करती है। पंजाब में डेरे का बंदा, क्या नाम है उसका, पिक्चर बनाने वाला, इतनी बार पैरोल पे आता है। ये पॉलिटिकल पावर का रहम है, ये राम रहीम का रहम नहीं है, ये सरकार का रहम है। और इसीलिए मैंने कहा दिमाग ना छीना गया, जुबान ना छीनी गई। अरे इंसान तो बदल कर दिखाएंगे ही, लेकिन इंसान ही क्या, भगवान भी बदल कर दिखाएंगे। और यही आंदोलन की है, और इसी आंदोलन के साथ अब हर कोई जुड़ने में लगे। इसमें हर किसी को नेता बनना होता है, जो हमारा रतनलाल जी का मौका होता है। ये किसी को नेता बनने से, क्लेम करने से कोई नेता बनता है? नेता बनने के लिए अवकाश होनी चाहिए, वो भी एक रेस है, वो भी एक रेस है, एक लड़ाई है, जद्दोजहद है। कांशीराम जी थे तब जगजीवन राम जिंदा थे, उनकी बेटियां जिंदा थी, क्या कम लीडर थे? रिपब्लिकन नेता कब थे क्या? महाराष्ट्र में तो नेताओं की बड़ी लंबी लाइन है, फिर भी कांशीराम ऊपर क्या है ना, नेता पैदा होता, अपने आप से डेवलप होता है, किसी के बनाने से ना नेता होता है, होता है नकली समय के लिए कुछ बनते हैं। जैसे हमारा रामदास आठवले देखो, पूरे इंडिया में घूमता रहता है। हम कहते कुत्ते के गले में पट्टा बांध दो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का, वो कुत्ता दुनिया में घूमता रहता है। ऐसे घूमते हुए कुत्ते को कोई नेता नहीं कहता है क्या? बोलो जोर से। महाराष्ट्र में भी कोई एक आदमी कहता नहीं कि ये नेता, मोदी कहता है ये हमारा नेता है। तो कुत्ते के गले में बेल्ट बांधना ये हुकूमत की अपनी फितरत में होता है, और ऐसे कुत्ते के बेल्ट उतरवाना ये हमारे आंदोलन की फितरत में होता है। ऐसा कभी भविष्य में चलना पड़ेगा, उसके लिए तन मन धन के साथ अपनी लड़ाई लड़नी होगी। लड़ाई लड़ते वक्त कई साथी आएंगे, छूटेंगे, ये भी संभावना, छूटेंगे, नए आएंगे, छूटेंगे। जो छूटा हुआ उसके बारे में रोते रहना, जो छूटा हुआ है उसके बदले में 100 नए जोड़ते रहना। और इसलिए छूटा तो छूटा, माँ बाप भी तो मर जाते हैं ना कभी कभी, भाई बहन नहीं बनते, तो क्या जिंदगी रुक जाती है, रोजी रोटी रुक जाती है। आंदोलन की तो यही बात है, अगर 2-4 मरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चले गए हिस्ट्री के पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका मकसद आगे हो जाना चाहिए। बाबा साहब ने अपने कितने बेटे मरे इसका हिसाब नहीं किया, रमाई कितनी बार रोई उसका हिसाब नहीं किया। अगर बाबा साहब अपने बलिदान का हिसाब नहीं करते तो तुम कौन से खेत की मूली हो जो अपने आंदोलन के लिए बलिदान का हिसाब लगा। मैंने अपना घर छोड़ा, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। अरे घर छोड़ी तो तू चपरासी थी, तू तो सीएम बनी ना, क्या आंदोलन ने तुमको सम्मान नहीं दिया? तूने घर छोड़ा, क्या था तेरे पास? आज किसी का स्टेट का एमएलए है, एमपी है, क्या था? वो भी तो बाबा साहब के पॉलिटिकल रिजर्वेशन की देन है, कोई एमपी बना, एमएलए बना या एमपी बना, मिनिस्टर बना, तो क्या बाबा साहब की देन नहीं है? और जब बाबा साहब की इतनी बड़ी देन है तो हमें इतना तो समझना चाहिए, अगर बाबा साहब का इतना बड़ा कर्ज बोझ हमारे सर पे है तो हम उसमें से 10-20% को वापस करें। बीआरएसपी वापस करने वाले लोगों के आंदोलन का नाम है, ये वापस करने वाले लोगों का आंदोलन का नाम है। और जो आंदोलन बिल्कुल अपने मकसद के साथ वफादार होता है, दुनिया के इतिहास में कभी वो असफल नहीं होता, कभी असफल नहीं होता। और इसीलिए मुझे भी पूरा विश्वास है कि नॉर्थ इंडिया में हम बिल्कुल असफल नहीं होंगे। और ये सफलता को मजबूत करने के लिए कल मैंने कहा
कि हमारे साथ बीजेपी जैसे लोग जुड़ रहे। आज भी कई लोगों ने कहा, चिट्ठी लेकर कहा कि सर हमें आपके पार्टी में काम करना है। हम जानते तक नहीं, जानते जो बेचारा हमारा मुस्लिम साथी आज रोया, वो एक ग्राम पंचायत का प्रधान है या सदस्य है, वो भी कहता है कि हमारे लिए रास्ता बना, लोग जुड़ेंगे, लोगों के पास जाना होगा। और लोगों के पास जाने के लिए सोनीपत हरियाणा में 19 अगस्त को बीआरएसपी का प्रोग्राम होगा संविधान परिषद के नाम। 19 अगस्त को सोनीपत में होगा, जगाधरी में 20 अगस्त को होगा, दूसरी जगह हरियाणा में जगाधरी में 20 अगस्त को होगा, और 3 सितंबर को पंजाब स्टेट में लुधियाना में होगा। इसका मतलब महाराष्ट्र वाले ये मत समझे हमारा अभी कोई आराम करने का समय है क्या? अपना काम करो, लोकल बॉडी चुनाव है, कारपोरेशन के चुनाव है, मंदिर भी देखना है। हाँ, तो ऐसे चुनाव में ये तीनों प्रोग्राम में नॉट, क्योंकि मैं ये क्यों डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे टीका टिप्पणी करने वालों की बात को कोई रोकता नहीं। अरे माने सर आए थे तो दिल्ली में थे एक हफ्ता पर, अपनी नौकरी करके चले गए, अब दोबारा नहीं आएंगे। उन गधे को मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ, ये एंटीसिपेट करके जवाब दे रहा हूँ। और इसलिए उनके जवाब के लिए मैंने कहा कि अगले प्रोग्राम सोनीपत पे 19 अगस्त, जगाधरी में 20 अगस्त और लुधियाना में 3 सितंबर को किया जाएगा। और इन साथ हमारे बनकर जैसे साथी है जो एक लंबा यात्रा निकाल रहे हैं सारनाथ से, और फिर वो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई इलाके में घूमने वाली है, उसके लिए जस्टिस चंद्रचूड़ से कुछ बातें करवाना है, कई बातें हैं। तो इन सारे बातों की कार्रवाइयां उत्तर भारत में भी चलती रहेगी। और ये मत समझना कि माने साहब बॉम्बे में है तो कितनी बार आएंगे। अरे बॉम्बे में रहता हूँ, उस पे महाराष्ट्र वालों को पता है कि मैं अपने घर पे बॉम्बे में कितने दिन रहता हूँ, है ना, कितना दिन रहता हूँ आपको पता है। अरे जब महाराष्ट्र में रह के भी घर छोड़ सकता हूँ तो उत्तर भारत के लिए क्या घर नहीं छोड़ूंगा? अरे दिल्ली में घर क्या, ये है ना हमारे गौतम जी, घर नहीं दिलवा देंगे क्या? तिरुमावली जी मुझे बंगला खाली है, नवाज कुमार कह रहे थे बंगला खाली है, आ जाओ। और वैसे भी वकील आदमी हूँ, हाईकोर्ट छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ, क्या दिक्कत है? इसलिए किसी के मन में अगर कोई शंका होगी कि ये कारवां भविष्य में नहीं चल पाएगा, उनको ताल ठोक कर करना कि जहाँ भी कदम रखते हैं एक दिन के लिए नहीं रखते, मजबूती के साथ रखते हैं, और भविष्य में भी उसको के ऊपर तो भरोसा रखता हूं। मैं बुद्धिजीवी तो जरूर आदमी हूं, लेकिन बाकी भी तरह से अलग अलग ढंग से अपनी ताकत के साथ लड़ता हूं। वो अलग लगते हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन उत्तर भारत में इस बात को कोई इस तरह का ना समझे कि हम खाली पढ़े लिखे बुद्धिजीवी है, मैदान की लड़ाई भी लड़ना कैसे, और वो भी समय आने पर दूसरे भी तरीके से वो भी लड़ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कोई ये भी ना समझे कि भाई इनके ऊपर ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो उनको मैं पहले ही आगाह कर रहा हूँ कि भाई ऐसी गलती ना करें, ऐसे गलती ना करें। हम एक तो आंदोलन के लोग हैं और कानून के जानकार हैं, दो पार्टन के बीच में तेरे को कहीं का नहीं छोड़ देंगे, ये भी पहले तो कोई भ्रम में ना रहे। कोई भी नेता, कोई भी संगठन, कोई और पार्टी का नेता या कार्यकर्ता इस भ्रम में ना रहे कि हम कुछ भी करके रोक लेंगे। मैंने कहा ना, अरे जब दुनिया के भगवान बदलने की औकात रखते हैं तो उनको कम देंगे। और इसलिए हम जानते हैं कि संघर्ष करना है,
लड़ाई लंबी है लेकिन लड़ना जरूरी है और मजबूती के साथ लड़ना जरूरी है। और ये मजबूती के साथ लड़ने के लिए आप सभी लोग तन मन धन से पूरे ईमानदारी के साथ एक मजबूती के साथ हमेशा डट कर